हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और आप सभी को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस वीकली करंट अफेयर के वीडियो सेशन में। देखो, इससे पहले मैंने आपको डेली करंट अफेयर के डिस्कशन को शुरू किया था, लेकिन डेली करंट अफेयर के डिस्कशन में ना उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन बन नहीं पाता है। और मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे किसी भी वीडियो सेशन के अंदर आपको ना ऐसे ही फालतू जानकारी दी जाए। वीकली करंट अफेयर का डिस्कशन मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। आप लोगों को बाकी की चीजें भी कवर करनी होती हैं, तो दिन का आधा घंटा, डेढ़ घंटा या एक घंटा लगाने से बढ़िया है वीकली आप एक घंटे तक की एक वीडियो तैयार पाएं अपने लिए, और उससे अपने ऐसे उस वीक के क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है उसको अपने पास रखें, उसको जानें, उससे संबंधित डिटेल्स जानें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और टाइम इफेक्टिव रहेगी। तो चलिए फिर जनवरी 2025 के 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक का ये डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करके बताना है कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि आपके लिए मेरा एप्लीकेशन ADU24 अवेलेबल है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और वो भी फिलहाल के आगे के 2-3 महीनों के लिए बिल्कुल फ्री। कंटेंट में जाके अपनी सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये 3-4 मेरे कोर्सेज हैं। अगर किसी को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश कवर करनी है तो मेरे ऐप पर इसका कोर्स अवेलेबल है। इसको आप यूज करके अपने कंप्लीट इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। सेम गोज विद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेम गोज विद कंप्लीट रीजनिंग एंड सेम गोज विद जीके जीएस, जिसमें हिस्ट्री से लेकर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जी का पूरा पोर्शन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो चलिए फिर अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जनवरी 2025 के वीक नंबर 1 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल को पढ़ेंगे। सवाल कहता है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप को लॉन्च किया। देखो, जरूरी नहीं है कि ये सवाल ना एकदम ऐसे के ऐसा आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है इसको घुमाकर वो पूछ लें, देश का नाम देकर वो पूछें कि भाई इस देश ने हाल ही में वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन को अनवील किया है, नाम बताइए। तो वो आपका रहेगा CR450। इससे पहले इन्होंने CR400 को लॉन्च किया था, जिसकी जो औसतन स्पीड थी वो थी 350 किलोमीटर पर आवर की। लेकिन ये वाली जो इनकी प्रोटोटाइप इन्होंने लॉन्च करी है, इसकी स्पीड नजर आ रही है 450 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि विश्व की हाईएस्ट कॉमर्शियल या फिर स्पीड ट्रेन नजर आएगी। तो याद रखेंगे, इसको अनवील किया गया चाइना के द्वारा। नाम याद रखिएगा, CR450। कई सारे फीचर्स इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। वाटर कूल्ड ट्रैक्शन हो, हाई स्टेबिलिटी इसके बोगीज हो, स्पेस काफी ज्यादा हो, आवाज उतनी ज्यादा ना आए, तो एक इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है। इसके अलावा चाइना के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जहां पर वो अपने रेलवे नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं। कितना एक्सपेंड करने की बात ये कर रहे हैं? लगभग 7,000 किलोमीटर को 2035 तक ये एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे कि सर जी इंडिया के बारे में बताइए, चाइना के बारे में जान के क्या मिलेगा। देखो, होता है क्या है ना, जब हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो भी बातें चल रही होती हैं वो हमारे पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हो? तो चलो फिर इसी बात पर अपने अगले सवाल की तरफ चलता है। अगला सवाल, किस संस्था ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? आप लोग बचपन में जाते होंगे, सुई से बहुत ज्यादा डर लगता होगा कि डॉक्टर सुई लगाएगा और फिर चीखें निकलती होंगी। तो यहां पर ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में आप लोगों को बताना था, इन्होंने डेवलप किया है एक शॉक वेव बेस्ड सिरिंज, जिसके अंदर सुई नहीं है, ये निडल फ्री सिरिंज है, और जिसकी वजह से आप लोगों को पेन ही नहीं होगा। इसको डेवलप करा गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल बन जाते हैं। हाई एनर्जी शॉक वेव्स को ये सिरिंज यूज करेगी, जिससे कि जैसे स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो जाते थे या फिर स्किन डैमेज हो जाती थी,
उसका खतरा भी काफी रिड्यूस होगा, इन्फेक्शन होने के काफी खतरे रिड्यूस होंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्वेंशन बोल दीजिए या फिर एक प्रकार से नई इन्वेंशन बोल दीजिए, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा इसको लाया गया है। अगला सवाल देखेंगे। इस सवाल पर पहले भी मैंने चर्चा करी थी। विवाद से विश्वास स्कीम बताइए कि इन चार विकल्प में से कौन से सेक्टर से संबंधित है। यही सेम सवाल आप लोगों से ये दूसरे तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ चर्चा में थी। तो जिससे हमें ये संबंधित बताना है ना, वो है सीबीडीटी। सीबीडीटी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने डेडलाइन को एक्सटेंड किया है। इसके लिए, इस स्कीम के लिए, ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, इसकी डेडलाइन को इंक्रीज किया है। कहां तक इन्होंने इंक्रीज किया है? जनवरी 31 तक। दिसंबर 31 इसकी पहले डेडलाइन थी। और एक्चुअली में ये जो स्कीम है ना, विवाद से विश्वास, इसको यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह होते हैं, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आए गए थे। अगर कोई डिस्प्यूटेड टैक्सेस को सेटल करना है, उसकी फैसिलिटीज है। इंटरेस्ट से संबंधित अगर कोई सेटलमेंट करना है, उसकी फैसिलिटीज है। पेनल्टी अगर किसी को लगी हुई है, तो ये जो स्कीम का संबंध जिस टैक्स सेक्टर से है, वो कौन सा हो जाएगा? टैक्सेशन। किससे संबंधित है? सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने, क्योंकि इसकी डेडलाइन एक्सटेंड करी थी। ये सवाल बन सकता है आपका। आगे की तरफ आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अब आपको पता है कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये 1993 के आईपीएस ऑफिसर है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। नाम है इनका विटुल कुमार। तो इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। इससे पहले कौन थे? अनीश जी थे, अनीश दयाल। इससे पहले ये थे जो कि डायरेक्टर जनरल के पद पर थे, और अभी यहाँ पर विटुल कुमार को लाया गया है। तो अच्छा सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये। कई सारे इंपॉर्टेंट इनके द्वारा अवार्ड जीते जा चुके हैं। प्रेसिडेंट का पुलिस मेडल मिला था इनको 2021 में। तो ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो कि काफी चर्चित होता है। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट की पोजीशन इससे पहले इन्होंने अपने पास रखी हैं। इससे पहले डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल थे सीआरपीएफ के। चलो अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा, ये नए डायरेक्टर जनरल है सीआरपीएफ के। ठीक है, विटुल कुमार। अगला सवाल देखिए। सवाल पूछता है कि सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? आपको पता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्होंने राज्य का नाम पूछा है, और ये इनके द्वारा पहला सीनियर नेशनल मैन हैंडबॉल चैंपियनशिप है जिसको इन्होंने जीता था। और इन्होंने जीता किससे है, उसका नाम आप लोगों से पूछ लिया जा सकता है। चंडीगढ़ से इन्होंने जीता है, और जीता जो राज्य है उसका नाम है केरला, और ये पहला खिताब जीती है केरला। ठीक है। तो अच्छा सवाल है, अब कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी ये पूछ सकता है। तो याद रखेंगे, ये हैंडबॉल चैंपियनशिप थी जिसका ये खिताब था। अगला सवाल देखेंगे। मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप जिसको न्यूज में देखा गया था, बताइए कौन से देश से संबंधित है? अब होता क्या है ना, पूरे विश्व के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर रिसर्चर्स कोई भी नई एक्टिविटी करते हैं, उससे रिलेटेड के सवाल बनते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स थे। इनके द्वारा इस मीर कैट रेडियो टेलीस्कोप को यू नो यूज किया जाता है, और इसी टेलीस्कोप के जरिए ना इन्होंने एक लाउड ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड को डिटेक्ट किया है इस अपने रेडियो टेलीस्कोप के जरिए। तो इसलिए चर्चा में था। साउथ अफ्रीका का नाम आपको आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आपसे पूछता है कि हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का पुरस्कार जीता? आसान है, और एक राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली फुटबॉल चैंपियनशिप है, जहां पर इन्होंने किसको हराया था? केरला को हराया था।
और इसका ये 78th एडिशन था। काफी पुराना ये एक प्रकार से इवेंट होता है। और 31 दिसंबर को अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका आयोजन कहाँ पर कराया जा रहा था, तो ये तेलंगाना में आयोजन चल रहा था। इसको जीता है वेस्ट बंगाल। हराया किसको? केरला को हराया। 78th एडिशन था। इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। तो ये एक प्रीमियर स्टेट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है पुरुषों के लिए इंडिया के अंदर। और इसको जो हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो अच्छा सवाल था। आगे की तरफ आएंगे, अगला सवाल देखेंगे। बिजनेस रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? देखो, ये तो मैंने सवाल पूछ लिया कि ये रिपोर्ट किस संगठन की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, लेकिन चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसे किसी संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया। और इससे पहले ना इनकी एक रिपोर्ट हुआ करती थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट। उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पॉज करके इन्होंने रिप्लेस किया है बी रेडी को, जिसको कहा जा रहा है बिजनेस रेडी को। ये लॉन्च करी जाती है भाई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। याद रखेंगे कि नया सवाल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करना बंद कर दिया गया था कब? 2020 के अंदर। क्योंकि जो डेटा था उसको मैनिपुलेट किया जाता था। कई सारे देशों के कंसर्न हुआ करते थे कि भाई देखो हमारी रैंकिंग ऐसी है, हमारी रैंकिंग ऐसी है। इसलिए अब ये बिजनेस रेडी यहाँ पर रिपोर्ट लेकर आया है वर्ल्ड बैंक। तो क्या होता है भाई ये बी रेडी, या फिर जिसको हम पुराने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित आते हैं, एक ऐसा टूल है जिससे ना आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं कि भी ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट किस तरीके का है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर ग्रोथ किस प्रकार की चल रही है। कई सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जैसे कि बिजनेस एंट्री कैसी है, बिजनेस की लोकेशन किस प्रकार की है, वहां की जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, वहां का जो लेबर है वो कैसा है। कई सारे फैक्टर्स इसके अंदर शामिल करे जाते हैं। तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल देखेंगे। किस संगठन ने क्वांटम प्रोसेसर वीलो को लॉन्च किया है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर पहले तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? विलो। हो सकता है आप लोगों से कल को ये पूछें कि हाल ही में गूगल के द्वारा एक क्वांटम प्रोसेसर को लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताइए, तो आंसर हो जाएगा विलो। ये एक एडवांसिंग क्वांटम कंप्यूटर है या फिर कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नाम, किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इससे ज्यादा रिलेटेड कोई जानकारी जानने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है के एस मनीलाल को लेकर। मैंने जो डेली करंट अफेयर पढ़ाया था ना, वहां पर भी के एस मनीलाल जी के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। इनको पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनकी डेथ हो गई थी 1 जन 2025 को। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि भाई कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि काफी प्रसिद्ध रहा है, उनका हाल फिलहाल में निधन हो गया हो, तो उनसे रिलेटेड आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये टैक्सोनॉमी से संबंधित है। बूटनी के अंदर लगभग 19 न्यू स्पीशीज को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो एक बड़ा नाम है, काफी इंपॉर्टेंट योगदान इनका रहा है। और लगभग 35 साल इन्होंने अपनी अलग अलग प्रकार की किताबों को लिखने में दिए हैं। कई सारे इन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं। तो टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण की शाखा से ये संबंधित है। तो याद रखिएगा केरला के अंदर इनका संबंध रहा है, के एस मनीलाल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछ रहा है कि शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य के अंदर है, यानी कि शेंदुर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आप बोलोगे कि सर जी इस सवाल को तो हम स्टैटिक फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा कहा है जो स्टैटिक वाले टॉपिक भी होते हैं ना, उनको अगर करंट अफेयर में या फिर करंट न्यूज में आप आता हुआ देखो तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हुआ क्या ना, एक 4 दिन का फैनुअल सर्वे चला था इस आपकी सेंचुरी के अंदर, जहां पर जो बायोडायवर्सिटी होती है उसके रिकॉर्ड लेना या फिर उनसे संबंधित जो बातें हैं उन पर डेटा इकट्ठा करके उसको प्रकाशित करने जैसी बातें चल रही थी। तो ये आपको नजर आता है भी केरला राज्य के अंदर। तो याद रखिएगा कल को अगर ये पूछ लें कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो इससे रिलेटेड आपसे ये बातें पूछ सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछ सकते हैं कि इसके पास से ना एक रिवर निकलती है, उसका नाम क्या है? तो वो है कलादा रिवर। एक ये चीज अगर मान लीजिए कि कल कोई आपसे पूछ लो, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछता है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना से जुड़ा है? विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम? तो देखो हुआ क्या, ये सवाल क्यों बनाया है, तो जो हमारी यूनियन कैबिनेट है ना, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया वन टाइम स्पेशल पैकेज जो कि दिया जा रहा था डैप के लिए। अब आप बोलोगे कि सर व्हाट इज दिस डैप? तो ये है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो ये एक एनबीएस के अंदर आने वाली स्कीम है। एनबीएस बेस स्टैंड फॉर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। तो डैप की जब बात होती है ना, तो ये सेकंड मोस्ट यूज करे जाने वाला फर्टिलाइजर है यूरिया के बाद, जिसके अंदर नाइट्रोजन की आपको प्रचुरता नजर आती है, फॉस्फोरस की आपको प्रचुरता नजर आती है। तो जो मंत्रालय से संबंधित है वो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो सरकार, यूनियन अगर किसी भी इस प्रकार की अपनी स्कीम के ऊपर उसको एक्सटेंशन दे रही है, तो भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो डीएपी है ना, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट। बहुत अच्छे इसके यूजेजेस होते हैं। जो जड़ें होती है ना, जड़ों को डेवलप करने में, उनकी प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें ये हेल्प बहुत करता है। मिट्टी के अंदर डिसॉल्व बहुत तेजी से हो जाता है, जो कि जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्वों की पौधों को जरूरत होती है ना, उसको ये प्रदान करता है। तो ऐसे क्षेत्र में इस सब्सिडी को अगर ये एक्सटेंड कर रही है यूनियन कैबिनेट, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं फिर। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इससे आपका संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? नेशनल SARAS। तो आप लोगों से इससे पूछा है कि इसका आयोजन कहाँ पर कराया जाएगा। देखो ये जनवरी 20 से लेकर जनवरी 31 तक आयोजन इसका होने जा रहा है। एक स्टेडियम है जो कि आपका केरला के अंदर पड़ता है, वहां पर इसका आयोजन करा जाने वाला है। और हो सकता है इस स्टेडियम का नाम लेकर वो पूछ लें कल से कि बताइए कि भाई चेंगनूर म्युनिसिपल स्टेडियम कहाँ पर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, म्युनिसिपल स्टेडियम। यहाँ पर केरला के अंदर इसका आयोजन कराने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देखो भाई यही है कि जो गांव के प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोट करना, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर लाकर प्रमोट करना। एक मेले जैसी ये एक प्रकार से इवेंट है, जहां पर लगभग 300 से 400 छोटे छोटे स्टॉल लगाए जाएंगे 28 राज्यों से, जिसमें से केरला के 20 है। तो यहाँ पर जो आइटम्स होते हैं जैसे कि ज्वेलरी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, या फिर होम डेकर के जो आइटम होते हैं उनको शोकेस किया जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी चीजों का जो होस्ट राज्य है वो कौन सा है। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि रूरल एरियाज से ऐसी चीजों को ना अर्बन एरियाज में पहुंचाएं, इससे हमारी इकोनॉमी पुख्ता होती है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। आगे आइए, अगला सवाल पढ़ेंगे। हाल ही में खबरों में रहा INS सूरत क्या है? तो हुआ क्या, आखिरकार ये न्यूज क्यों है? 15 जनवरी 2025 को जो हमारी इंडियन नेवी है, वो अपने 3 मेजर कॉम्बैट को क्या करेगी, कमीशन करेगी। इसमें एक है INS नीलगिरी, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिएगा। INS सूरत, जिसका नाम मैंने आप लोगों से सवाल में पूछा है। और एक है आपका INS वागशीर, WAGSHER। इन तीनों को ये क्या करने वाले हैं, 15 जनवरी को कमीशन करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो INS सूरत की इन्होंने बात करी है ना, ये एक फोर्थ और फाइनल शिप है। इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट का नाम अगर, जैसे प्रोजेक्ट बहुत चर्चा में रहता है, इस प्रोजेक्ट का नाम था 15B इसका। तो एक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। और इसको बनाया किसने है, तो आपने हमारे देश की ना एक इंपॉर्टेंट वॉरशिप के बारे में सुना होगा जो डिजाइन वगैरह करती है, उसका नाम है मजगांव डॉक शिपयार्ड। ये बनाती है ये। ऐसे कोचिन शिपयार्ड भी है लेकिन इसको मजगांव ने बनाया है।
तो याद रखिएगा, एक AI इनेबल्ड वॉरशिप है। अच्छा था, तो सवाल आपका यहाँ पर क्या बन जाता है कि स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अरे अरे, अगला सवाल देखिए, ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड सवाल है। नाम इन्होंने दिया है स्क्रब टाइफस, इसको न्यूज में देखा गया। बताइए कि ये किस एजेंट के कारण होता है। देखो, अगर मैं आप लोगों से हमारे साउथ इंडिया के कुछ जगहों की बात करूं, जैसे कि वेलोर है आपका, तिरुवल्लुर है, ऐसी कई जगहों पर ये आपका स्क्रब टाइफस को रिपोर्ट किया गया। इवन चेन्नई में भी रिपोर्ट किया गया। जब कभी भी कोई भी ऐसी नई डिजीज सुनने मिलती है, तो हमसे पूछा जाता है कि ये डिजीज होने वाला कारण क्या है। तो ये डिजीज हो रहा है भी बैक्टीरिया से। यहाँ पर आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। कई सारे इसके सिम्टम है, जैसे कि फीवर होना, सर दर्द होना, बॉडी में खुजली होना, कभी कभी रैशेस भी हो जाते हैं। तो अगर ये थोड़े टाइम तक चल जाता है ना, तो रेस्पिरेटरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ऑर्गन फेल होने लगता है, इवन मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए चर्चा में है, तो इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा स्क्रब टाइफस। इसको हो सकता है घुमाकर ये पूछ लें कि हाल ही में बैक्टीरिया की वजह से एक डिजीज को रिपोर्ट किया गया चेन्नई, त्रिवेल्लुर या फिर वेलोर के अंदर, इसका नाम क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछता है कि भारत की पहली कोस्टलाइन वार्ड्स पक्षी गणना किस स्थान पर आयोजित करी गई। इंडियाज फर्स्ट कोस्टलाइन वार्डर्स बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट विच प्लेस। देखो, इस सवाल को लेकर एक न्यूज आपकी चर्चा में थी कि जो गुजरात की सरकार है और गुजरात की जो बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी है, उन्होंने इंडिया का ये पहला कोस्टल और वार्डर बर्ड सेंसस आयोजित करा। ये 3 से 5 जनवरी तक आयोजित कराए जाने की इसकी बात थी। और जामनगर के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, नाम क्या है उसका, मरीन नेशनल पार्क। कहां पर है भैया, जामनगर, गुजरात में है। तो वहां पर इसको आयोजित करा गया है, और मैंने नाम आपको बता ही दिया है, ये विकल्प नंबर 20 से आपका रिलेटेड हो जाएगा। इसमें लगभग 50 से ज्यादा जो वार्डर बर्ड स्पीशीज होते हैं उनकी होस्टिंग है। 300 से ज्यादा बर्ड स्पीशीज इसके अंदर ये होस्ट कर रहे हैं, जिनकी ये सेंससिंग करने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है, कई सारी जो नॉलेज इससे निकल कर आएगी उसको साझा करी जाएगी देश लेवल पर, तो याद रखेंगे इसको। अगला सवाल देखिए, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल इन 4 विकल्प में से कौन सा शहर है। एक चीफ मिनिस्टर जी का नाम लिखता हूं, मोहन यादव जी का। अब आंसर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस को इनैगोरेट किया भोपाल में। और इसका आयोजन 3 जनवरी से 6 जनवरी तक कराया जाने वाला है। लगभग 700 से ज्यादा जो बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर टीचर्स हैं, या फिर मेंटर्स हैं, पूरे देश से, या फिर कुछ गल्फ कंट्रीज से, जैसे कि आपका UAE से भी लोग आ रहे हैं, कुवैत से लोग आ रहे हैं, इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, इसका आप लोगों को थीम जरूर याद रखना है। हो सकता है कि कल को इन्होंने ये ना पूछा कि इसको आयोजन कहाँ पर कराया जा रहा है, ये पूछ ले कि बताइए कि इसका थीम क्या है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स, अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स फॉर हेल्थ बीइंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर हेल्दी बीइंग। ये थीम भी याद रखिएगा, बाकी इसका जो आयोजन स्थल है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। तो हुआ क्या, चर्चा में क्यों है, हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अपने कुछ रूल्स को संशोधित किया है, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, जहां पर वो सेलेक्ट कर रहे हैं किसको, ऐसे एक्सपर्ट्स को जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल
कमिटी से संबंधित है। अगर इन्होंने कोई इस प्रकार का अमेंडमेंट किया है कि ऐसी कमिटी के अंदर आने वाले लोगों को सेलेक्ट करने के उनके जो तरीके हैं उसको ये कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक वैधानिक निकाय है ये जो कमेटी है, अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन मंत्रालय कौन सा है जो कि इसके ऊपर आता है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको 1989 के अंदर स्थापित किया गया था, अगर कल को ये आ जाए। ठीक है। एनवायरनमेंट के जो भी चीजें होती हैं जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर ये अपना काम करता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे भाई, हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया है? तो बायोलॉजी के क्षेत्र में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सवाल बन गया। संस्था का आपको नाम बताना है और पता भी चल जाएगा आपको। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ना एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं, ये एक सॉल्यूशन लेकर आए हैं जहां पर जो सॉइल की पॉल्यूशन होती है उसको टैकल करने जा रहे हैं ये। और एक ऐसा बैक्टीरिया इन्होंने बनाया है जो कि ऐसे टॉक्सिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे जो हानिकारक प्रदूषक होते हैं जो कि मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको खत्म कर देता है। ये क्या करेंगे बैक्टीरियाज, उन जो जरूरी पोषक तत्व जिनको पॉल्यूशन की वजह से आप खत्म होता हुआ देख रहे थे उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। जैसे भी जो जो बहुत खतरनाक सब्सटेंसेस होते हैं उनको खत्म करेंगे। जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। इसको विकसित कराया भी आईआईटी बॉम्बे ने। ये याद रखेंगे आप। तो अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखेंगे। ब्राजील की मखमली चींटी प्रजाति मुख्य रूप से किस आवास में पाई जाती है? तो चर्चा में क्यों है कि कुछ साइंटिस्ट ने ना डिस्कवरी करी है। क्या ब्राजीलियन वेलवेट आंट स्पीशीज की, क्योंकि लगभग जितनी भी विजिबल लाइट होती है ना उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो चींटी है ना, ये सिर्फ 1% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करती है वापस, बाकी सारी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे जो ये आंट हैं ये पाए जाते हैं ब्राजील के श्रब डेजर्ट के अंदर। तो ऐसी कोई चीज अगर इन्वेंट करी जाए, इनके बारे में पता चले, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इनके झाड़ियों का एक डेजर्ट है, वहां पर ये पाया जाता है। अगला सवाल है, किस राज्य ने लड़की बहन योजना को शुरू किया है? हर राज्य के अंदर लॉन्च करी जाने वाली जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लड़की बहन, तो हुआ क्या, अम, महाराष्ट्र राज्य, चलो यहाँ पर आंसर तो आपको पता चल गया। इन्होंने क्या किया, जो लड़की बहन स्कीम्स थी ना, इसको इन्होंने लॉन्च किया था जून 2024 में। तो अब क्या कर रही है ना ये सरकार, इनके जो बेनिफिशियरीज है, जिन जो लाभ जिनको मिला है इस स्कीम का, उनको रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है। और एक्चुअली में ये जो स्कीम है ये किस लिए लाई गई थी? ऐसी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए जो कि आती हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। इनको पर मंथ 1500 रुपए देने की बात थी। और ऐसी महिलाओं को जिनकी जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से कम की है, उनको यहाँ पर सपोर्ट करने की बात थी। इसमें कई सारी चीजें इंक्लूड इन्होंने करी थी, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर्स ये देंगे ऐसी फैमिलीज को जो कि बीपीएल लाइन के नीचे आती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट इसके अंदर इन्होंने बजट भी डाला था, लगभग 46,000 करोड़ रुपीस का। तो महाराष्ट्र राज्य की स्कीम है, रिव्यू कर रहे हैं, चर्चा में थी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। बैंडेड रॉयल तितली को हाल ही में किस राज्य में देखा गया? चलो ये तो हमें पता चल जाएगा कि किस राज्य के अंदर देखा गया, लेकिन सर जी हम इसको क्यों देख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि होता है क्या है ना, जब हम बायोलॉजी या फिर बायोडाइवर्सिटी के किसी भी टॉपिक को न्यूज में आता हुआ देखते हैं ना, तो यार हमसे वो सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब जिस जगह पर इस तितली को पाया गया है ना, हो सकता है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम आप लोगों से पूछ लें। इसका नाम है सैपा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता होगा, लेकिन इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पहली बार इस बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई को स्पॉट किया गया है, और ये राज्य है आपका त्रिपुरा के अंदर। अगर ये पूछें कल को कि बताइए कि
सैफा इजला जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से राज्य के अंदर है? तो त्रिपुरा आप लोगों को याद रखना है। तो कोई भी ऐसी न्यूज आए सवाल निकाल लो उससे आप। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछता है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाती है, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है कौन सी संस्था? ईपीएफओ के बारे में सबने पता होगा, जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो वही करते हैं इस सीपीपीएस को, यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को, जो कि लगभग 7.85 मिलियन जो पेंशनर्स हैं उनको उनकी पेंशन को एक्सेस करने का मौका देता है फ्रॉम एनी बैंक। पूरे देश में किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से जाकर आप अपनी इस पेंशन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वो नहीं होता है कि फिजिकली जाकर आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है, उसको हटा देता है ये नए सिस्टम के अंदर, यानी कि सीपीपीएस के अंदर आपको सिर्फ क्या करना है, जो सेंट्रलाइज्ड तरीका है ना उसको लेकर आया जा रहा है, आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक बैंक पर ही जाना जरूरी नहीं है, आप किसी पर भी जाओ, आप जाकर अपना वहां पर जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाओ और अपनी पेंशन निकलवा लो। ईज ऑफ लिविंग के अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, तो इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करता है? ईपीएफओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिथाइल कोबालमीन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस विटामिन का सक्रिय रूप है? मिथाइल कोबालमीन जिसको उस न्यूज में देखा गया एक एक्टिवेटेड फॉर्म है कौन से विटामिन का? अगेन बायोलॉजी के सेक्टर के अंदर ये सवाल आपका बनता है, तो जो हमारा एफएसएसएआई है ना, कौन सी संस्था है ये? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने क्लैरिफाइड किया है किसको? एमईसीबीएल को। एमईसीबीएल क्या है? यही है मिथाइल आइकोबैलेमिन। तो ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन बी 12 का। ठीक है, और मतलब वैसे तो जो विटामिन बी 12 के फॉर्म्स होते हैं उससे स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये एक प्रकार से अलग है। इसमें मिथाइल ग्रुप आपको नजर आता है जो कि कोबाल्ट एटम से आपका बॉन्डेड होता है। कई सारे सप्लीमेंट्स फूड्स के अंदर पाया जाता है, जैसे कि मछलियां हो गई, मीट हो गया, इन सब में पाया जाता है, अंडों में, दूध में पाया जाता है। तो याद रखेंगे, एक अच्छा सवाल है। एफएसएसआई ने इसको क्लैरिफाई किया, इसलिए ये आपका चर्चा में था। अगला सवाल। सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए सीएजी द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? What is the name of the digital platform used by CAG to improve transparency and accountability in public spending? तो देखो सीएजी क्या कर रही है ना, यूज कर रही है किसको? ओडीके को। इसीलिए चर्चा में आ गया। ओडीके क्या है? आपका ओपन डेटा किट। क्या कर रहा है इसमें? जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है किसी भी पब्लिक के द्वारा खर्च किए पैसे की, उसको उसको इनहेंस करना, उस ट्रांसपेरेंसी को इनहेंस करना, बढ़ावा देना। तो ये एक सिक्योर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको डिजाइनिंग करने या फिर डेटा को मैनेज करने, डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको सीएजी का ना एक और सिस्टम है, वो है ओ आई ओ एस सिस्टम, इससे इंटीग्रेट करके लाया गया है एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के लिए। तो अच्छा सवाल था भाई ये भी। तो यार ये थी आपकी चर्चा जिसमें मैंने आप लोगों से 1 जैन से लेकर 6 जैन 2025 का डिस्कशन किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोगों को मेरा ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जो करंट अफेयर वाला कोर्स है उसमें जाकर आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। इस ऐप यूट्यूब पर तो आपकी वीडियो रहेगी ही। डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जो क्वांट रीजनिंग, आपका जीएस, या फिर वीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस चारों के चारों सब्जेक्ट आपके अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में। बहुत फायदेमंद रहेंगे के कोर्सेज। अगर आप में से कोई भी तैयारी करना चाहता है तो इनको जरूर एक्सेस कीजिए। बाकी मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। वीडियो अगर पसंद आती है ना तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि वीडियो सेशन आपको कैसा लगा। वीडियोस के कमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत मोटिवेट करता है, और लाइक्स भी ऑब्वियसली मोटिवेट करता है।
तो चलिए इसमें इतना रखते हैं, मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।